चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अब बिहार एसएससी के सेट नंबर 152 का मैथ्स का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान दें। तो ये जो आपका 76 नंबर प्रश्न है, ये औसत से है। क्या कह रहा है कि 7 बच्चों के एक समूह की औसत उम्र 12 वर्ष है। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है, तो 2 वर्ष के बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। तो वर्तमान में इन 12 वर्ष जिनका औसत है 7 बच्चों का, उनका कुल आयु क्या होगा। तो कहेंगे 12 सते 84, यानी इन 7 बच्चों का जो वर्तमान आयु का योग है वो है 84। इसमें से एक बच्चा चला गया, वो भी 6 वर्षों वाला। तो ये मिलेगा आपको, जो 7 में से एक चला गया, उसके बाद जो 6 बच्चा बचा, तो ये हुआ 6 बच्चों का वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का योग, और ये कितना मिलेगा आपको। तो 12 सते 84 माइनस 6 यानी कि 78 वर्ष। अब प्रश्न यह है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि अब क्या औसत होगा, आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद शेष सदस्यों की औसत आयु। तो अब अगर 2 वर्षों के बाद पूछा है तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम अभीष्ट औसत आयु कब निकालना है, 2 वर्षों के बाद। तो 78 में कितना बढ़ेगा, प्रत्येक 6 बच्चों का 2-2 वर्ष, और अब लोग कितने हैं 6, तो 78 प्लस 12 90/6 यानी 15 वर्ष। तो ये आपका आंसर होगा, है ना। कि हमने क्या किया कि पहले वर्तमान आयु का योग निकाला 7 बच्चों का, तो वो हुआ 84। उसमें से एक बच्चा चला गया तो शेष बचा 78। तो उस समय का अगर पूछता औसत यानी वर्तमान का औसत, तो हम इसमें 6 से भाग देते हैं और 13 आंसर आता। लेकिन हमसे पूछा गया अगले 2 वर्ष के बाद, यानी हम क्या करेंगे, इस 78 में और प्रत्येक छात्र का, प्रत्येक बच्चे का 2-2 वर्ष बढ़ा देंगे, यानी 12 वर्ष जुड़ेगा। तो 78 प्लस 12 हमारा 90 होगा, और 90/6 जो है वो हमारा 15 आएगा। आशा करते हैं आप सभी समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि वह 59 से कम। तो आप देख पा रहे हैं कि 2x बराबर में 59 प्लस 19 होगा। दोनों को जोड़ते हैं, 9 9 18, 5 1 6 7, अर्थात वह संख्या x जो होगा वो आपका 78/2 यानी 2 3 6 9 18 यानी 39 होगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। कमेंट में अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर लिखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। यह है कि ऐसा अंक ढूंढिए जिसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिया जाए। ऐसा संख्या ढूंढिए जिसके चौथाई हिस्से में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो वह एक ऐसे संख्या के बराबर हो जाता है, वह ऐसे संख्या के बराबर हो जिसके तीसरे हिस्से में 5 घटा दिया जाए। एक ऐसा संख्या ढूंढिए जिसके चौथे हिस्से में जब हम 5 जोड़ देते हैं तो वो उसके बराबर होता है जब हम उस संख्या के 1/3 यानी तीसरे हिस्से में 5 घटा देते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपका 1/3x माइनस 1/4x 1/4x, और ये इक्वल टू होगा 5 5 10। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपने सब में 12 से गुना कर दिया तो ये 4x माइनस 3x बराबर 120, अर्थात वह जो संख्या है वो आपका 120 होगा, है ना। वह संख्या आपका 120 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
कि 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बराबर बांटा गया। अगर 5 दोस्त और होते तो हर एक को एक संतरा कम मिलता। तो कितने दोस्त थे? माना कि x दोस्त थे तो 100/x ये उनको मिला। पहले कितने संतरे मिलते और अब कितना संतरा मिलेगा? तो और 5 दोस्त होते यानी x + 5 और अंतर कितने का है? 1 का। तो अब ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से देखेंगे तो आप अगर 20 लेके चलते हैं x का मान, कि पहले कितने दोस्त थे? 20 दोस्त। तो ये कितना आ जाएगा? 100/20 यानी 5 और 100/25 यानी 4, यानी कि 5 - 4 आ रहा है 1, यानी कि ये मान हमारा वेरीफाइड। तो हम कहेंगे कि कितने दोस्त थे? 20 दोस्त। 40 घंटे के हफ्ते के लिए एक मिल मजदूर का मूल वेतन 20 रुपया है। मूल दर पर 25% ओवर टाइम दिया जाता है। किसी हफ्ते उसने ओवर टाइम किया और कुल पारिश्रमिक उसे 25 रुपया मिला या उसका बना, तो उसने कुल कितने घंटे काम किया? तो हमें तो ये पता है कि 40 घंटे तो अवश्य काम करना है उन्हें। तो उनका जो मूल दर है, वेतन का जो मूल दर है प्रति घंटे, वो क्या है? तो मूल दर है उनका प्रति घंटे का 20/40, इतना रुपया प्रति घंटा, यानी कि 1/2 रुपये प्रति घंटे, ये उनका मूल दर है। अब जो ओवर टाइम वाला दर है, ओवर टाइम का जो दर होगा, ओवर टाइम की दर वो क्या है? तो जितना मिलता है उसका 25% और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसका 125%। जितना मिलता है उसका 125%। 25 × 5 = 25 × 14, इतना रुपया प्रति घंटा उसको ओवर टाइम में मिलेगा, यानी कि 5/8 रुपया प्रति घंटा उनको ओवर टाइम के लिए मिलता है। अब आपको ये देखना है कि उन्होंने ओवर टाइम करके कितना एक्स्ट्रा कमाया है। तो 5 रुपया। एक सप्ताह में उनको 20 की बजाय 25 मिला, यानी कि ओवर टाइम द्वारा कमाया गया जो पैसा है वो 5 रुपया है। इसीलिए आप क्या देखोगे कि ओवर टाइम कितना किया है। तो ओवर टाइम उन्होंने कितना वर्क किया है, तो ओवर टाइम किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा? तो उन्होंने 25 - 20, 5 रुपया ओवर टाइम से कमाया है और दर क्या है उसका? 5/8। तो इतना घंटा उन्होंने ओवर टाइम किया है। तो 5 × 5 = 8 घंटा। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वे 8 घंटा ओवर टाइम किए हैं। तो जनरली वो कितना काम करते हैं सप्ताह में? 40 घंटा। तो उस हफ्ते उन्होंने टोटल कितना समय काम किया होगा? टोटल टाइम तो 40 और +8, यानी कि आप कहेंगे कि उन्होंने उस सप्ताह 48 घंटा का काम किया। उन्होंने कितना काम किया बाबू? तो हम लोग कहेंगे कि उन्होंने उस सप्ताह जो है वो 48 घंटा काम किया। चलिए अब यहां है कि एक बॉक्स में 180 रुपये रखे हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इनकी जो संख्याएं हैं उसकी अनुपात दी गई। सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो दिया है 2, 3 और 4, और कुल पैसा 180 रुपया है। अगर आप मान लें कि इसका संख्या 2K, इसका संख्या 3K एंड इसका संख्या जो है वो 4K है, तो प्रश्नानुसार हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर 2K सिक्का है 1 रुपये का तो रुपया 2K होगा। अगर 3K सिक्का है 50 पैसे का तो 1.5 रुपया होगा, 1.5K। और अगर 25 पैसे की 4 सिक्के हैं तो 1K होगा। 100 पैसा यानी 1 रुपया, कुल मिला के 180। तो ये हो गया 4.5K
बराबर में 180, अर्थात हमें k का जो मान मिलेगा वो 4 मिलेगा या 40। ठीक, अब पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 40 गुने 3 यानी 120। आप देख पा रहे हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो हम कहेंगे 120 सिक्के। आइए, ये कह रहा है कि 243 को ऐसे 3 भागों में बांटना है, 243 को ऐसे 3 भागों में बांटना है कि पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4, तीसरे भाग का 1/4, ये सब बराबर है। सबसे बड़ा भाग क्या होगा? तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में कि तीनों का अनुपात निकालना चाहें कि पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरे भाग का क्या अनुपात होगा, तो हम देखेंगे 2:3:4, है ना। ये हो जाएगा मेरा तीनों का अनुपात। अब पूछा जा रहा है सबसे बड़ा भाग, तो हम कहेंगे 4 3 7 2 9, ये जोड़ के हो रहा है 9, तो 9 जो है वो किसके बराबर हो रहा है? 243 के बराबर। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 4 है आपका। ऐसे आप चाहो तो एक अनुपात का मान निकालो, वरना डायरेक्टली आप सबसे बड़ा भाग ही निकाल दो। तो काटिए, 9 दूना 18, 9 सते 63, 27 चौका 108। हम क्या बोलेंगे कि जो सबसे बड़ा भाग होगा वो कितना होगा? 108 होगा। ये डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू निकाल देंगे, जो सबसे बड़ा भाग कितना होगा। सबसे छोटा क्या था, तो हम वहां 2 से गुना करते, 27 दूना 54 होता, 1 27 × 81 होता। आइए, कहता है जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में जितने भी अंक हैं सब 5 बन जाते हैं, सब 5 हो जाते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जब आप 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए, उसका सभी अंक 5 हो जाएंगे, 5 5 5 5 5 और ये 5। तो अब अगर आप इसमें 13 से भाग दें तो देखिए क्या आने वाला है। तो 13 चौके 52, 3 13 दूना 26, 9 13 सत्ते 91, 4 13 3 39 और 13 5 65, 4 2 7 3 5। तो हम क्या कहेंगे कि मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी कि हम वह सबसे छोटी संख्या जिसमें अगर 13 से गुना करें तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा उसके सभी के सभी अंक क्या होंगे? 5 होंगे। जितने भी अंक होंगे सब 5 होंगे। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 4 2 7 3 5। आइए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से भाज्य हैं? तो हमें पता है कि 3 अंकों वाली संख्या पूछी जा रही है। तो हम क्या कहें कि पहले पता कर लें कि 1 से लेके 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 के गुणज है, 6 के गुणज, और उसमें से घटा दें 1 से लेके 99 तक की संख्याएं जो कि 6 के गुणज होंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 100 से लेके 999 तक वाले हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इसको कैसे पता करें? तो 999 में हम 6 से भाग देंगे और पूर्णांक लेंगे, और यहां पे हम 99 में 6 से भाग देंगे और पूर्णांक लेंगे। जब इसको भाग देंगे तो पूर्णांक लेना है तो 160 आएगा आपका। 16 छक्के 96, 6 एकम 6, 3 बचा,
3 बचेगा 39, 6 के 36 और एक 6 आपका और आ रहा है 166। 6 एकम 6, 6 के 36 का 3, फिर 6 के 36, 3 बचेगा उसको छोड़ देना है और इधर आ जाएगा आपका 16, 6 96 बिल्कुल। अब जो शेष बचेगा वो क्या होगा आपका 150। यही क्या होगा हमारा अभिष्ट 6 के गुणजों की संख्या जो 3 अंकों वाली है और किससे विभक्त होती है 6 से विभक्त हो जाते हैं। आप एपी के मदद से भी इसको बना सकते हैं। जो एपी हमारा है ये एन का मान जो होता है एपी के फॉर्मूले में एन बराबर क्या होता है आपका कहते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो आप देखिए तो 6 से कटने वाला सबसे पहला कौन होगा 3 अंकों वाला तो 102 और सबसे आखिरी कौन सा होगा तो कहेंगे आप 996। 996 जो है आपका ये 6 से कट जाएगा क्योंकि आप करेंगे इसमें 6 कम 6 3 36 कट जाएगा ये और माइनस 102 और सार्वंतर 6 का हो जाएगा और उसमें आप 1 जोड़ देंगे। जब इसमें आप घटाएंगे तो आपको दिखेगा 6 में 2 गया तो 4 और 9 और 8। जब आप इसको भाग देंगे तो 6 कम 6 2 6 24 6 9 54 प्लस 1 यानी ये भी आ जाएगा आपका 150। तो आप ऐसे भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो। आइए कार ए मुंबई से दमन की ओर रवाना होती है जो 180 किलोमीटर दूर है। मुंबई ठीक है मुंबई से दमन की ओर जा रही है और दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है 180 किलोमीटर। तो कार ए जो है वो इधर जा रही है और कार बी जो है वो इधर आ रही है। दोनों का अपना अपना चाल है। इसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और इसका चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों कारें इसी समय मतलब दोनों कारें एक ही समय पे चल रही है उसी समय कार बी दमन से मुंबई की ओर रवाना होती है ये दोनों की चाल पता है तो कहां मिलेंगे। एक होता है सवाल कब मिलेंगे एक होता है कहां मिलेंगे। तो पहले पता करो कि कब मिलेंगे तो समझ जाएंगे कि कहां मिलेंगे। तो पहले ये देखिए मिलने का मतलब होता है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो वो कब मिलेंगे जब दोनों मिलके इस दूरी को तय कर देंगे। जब दोनों मिलके इस दूरी को तय कर लेंगे तब जाकर के दोनों मिलेंगे। तो दोनों मिलके इस दूरी को कितने देर में तय करेंगे पहले पता कीजिए कब मिलेंगे। कब मिलेंगे यानी कितने समय के बाद मिलेंगे पहले ये पता कीजिए कब मिलेंगे। तो टाइम जो होगा आपका 180 बटा उनका सापेक्ष चाल। भाइयों ये जुड़ेगा बच्चों जुड़ेगा क्योंकि ये क्या है आपका अपोजिट है। तो ये 2 घंटे के बाद दोनों मिलेंगे। अब इन 2 घंटों में कौन कितना यात्रा करेगा तो ये 60 गुना 2 और ये 30 गुना 2 अर्थात ये तय करेंगे 120 का दूरी। तो ये जो दूरी है आपकी यहां से यहां तक तो होगी 120 और ये जो दूरी होगी वो होगी 60। और अब आप देखिए सवाल क्या है। ये कौन सा पॉइंट है मिलने की बिंदु मीटिंग पॉइंट या मीट पॉइंट एट वेयर दे मीट। अब यहां पे है कि ये दूरी ये बिंदु कहां है तो मुंबई से 120 की दूरी पर मुंबई से 120 की दूरी पर बिल्कुल सही। दमन से 150 गलत। मुंबई और दमन के बीच गलत। यानी हमारा आंसर क्या होगा मुंबई से 120 की दूरी पर। अगर चीनी की कीमत में 21% की कमी के कारण मैं 100 रुपये में 10.5 kg चीनी ज्यादा खरीद सकता हूं तो घटी हुई कीमत
एक लाइन में इसको हम लोग बना देंगे, घटी हुई कीमत, चीनी की घटी हुई कीमत बराबर। तो 100 रुपया लेके गए आपने, 21% कमी के कारण इतना रुपया बचा लिया, और उस बचे हुए पैसे से आपने 10.5 केजी चीनी खरीद ली, तो प्रति केजी चीनी का कीमत घटा हुआ 2 रुपया प्रति केजी। बस आपको केवल क्या देखना है कि 100 रुपया लेके गए, 21% की कमी आ गई, तो आपने कितना पैसा बचाया, 21 रुपया। कितना खरीदा आपने उसमें, 10.5 केजी, यानी प्रति केजी 2 रुपया। आदम जमाने का होगा। एक कार 5 घंटों में एक सफर तय करती है, पहले अर्ध समय में 42 और दूसरे अर्ध समय में 48, तो कार कुल कितना फासला तय करेगी। ध्यान रखिएगा, समय आधा आधा यूज किया गया है। तो कैसे होगा, देखिए तो कि 42 की चाल से आधा समय यानी 5/2, और 48 की चाल से भी 5/2, यही उसकी कुल दूरी होगी। तब कॉमन कर दिया जाए 5/2 को, 48 प्लस 42 हो जाएगा 90, तो 45 × 225 किलोमीटर, यानी आंसर क्या देंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं। अब ये है 2 नल किसी टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, और तीसरा उसे 8 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटों में टैंक पूरा भर जाएगा। देखिए, टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू कुल काम को माना जाए 10, 15 और 8 का एलसीएम, तो आप कहेंगे सर 120 ले लिया जाए। अब हम जैसा कि देखते हैं, पहला दोनों भरने वाला है और ये हमारा खाली करता है, तो ये कितना भरेगा 1 घंटे में, 12। ये कितना भरेगा, 8। ये दोनों भरेंगे और हमारा जो ये है 8 वाला, ये क्या करेगा, 15 करके खाली कर देगा। तो फाइनली 120/20 - 15 5, यानी कि 24। हम क्या देख रहे हैं कि अगर तीनों नल चलेगा तो 24 घंटों में हमारा जो टैंक है वो भर जाएगा। 24 घंटों में हमारा टैंक भर जाएगा। आइए, किसी अंक के 20% को अगर 20 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या बन जाता है, या वही संख्या बन जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि 20% को कहां जोड़ा जा रहा है, 20 में जोड़ा जा रहा है, तो वही संख्या बन जाता है। यानी कि वो जो 20 है वो कितना है, उस संख्या का 80% है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि 80% जो है वह अगर 20 है तो 100 क्या हो। तो आप आसानी से अभिष्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभिष्ट संख्या बराबर 4 25। और यदि आप इसको इक्वेशन से देखना चाहें तो कहना चाहता है कि किसी संख्या के 20% ऑफ कोई संख्या का कहां जोड़ा जाए, 20 में, तो वह संख्या मिल जाता है। ये सब है। तो इसको हल करेंगे तो x/5 + 20 बराबर x, अगर 5 से गुना कर दिया जाए तो x + 100 बराबर 5x, यानी 4x बराबर 100, यानी x बराबर 25। तो ये भी एक तरीका है, और एक तरीका ये है। जो आपको पसंद हो आप इसका यूज करें। दूध और पानी का एक मिश्रण है। दूध और पानी मिश्रण में 25% पानी है, तो दूसरे मिश्रण में 45% पानी। तो दोनों मिश्रणों को मिलाकर 24 लीटर मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें से 40% पानी हो जाता है। तो उसमें पहले मिश्रण से कितना लीटर पानी निकाला गया है। एलिगेशन लगाएंगे। इस सवाल में हम लोग किसका यूज करेंगे, मेथड ऑफ एलिगेशन का। तो पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण, तो पहले मिश्रण में 35% पानी है और दूसरे मिश्रण में 45% पानी है।
और जो आप तैयार कर रहे हो मिश्रण उसमें 40% पानी। और ये जो मिश्रण आप तैयार किए हैं ये कितने का है, तो इसका जो मात्रा है ये 24 लीटर है, जिसमें कि ये दोनों शामिल है। अब देखते हैं कि किस अनुपात में दोनों शामिल होंगे। तो इसका तो 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, अर्थात दोनों का दोनों बराबर मात्रा में है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इसमें जो दोनों होंगे पहले और दूसरे 1:1 के रेशियो में, यानी ये भी 12 लीटर होगा और ये भी 12 लीटर ही होगा। दोनों के दोनों कितने होंगे, 12-12 ही होंगे। आइए, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे ग्राहक को 10% बट्टा दिया जाता है तो व्यापारी को 20% का लाभ होता है, यानी कि 90% जो है हमारा अंकित मूल्य का, तो किसके बराबर है, फिलहाल 120% सीपी के। तो यदि रेशियो चेक किया जाए एमपी से सीपी का तो हमें दिख रहा है 30 चौका और 30 तिये। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर बट्टा को बढ़ा करके 15% कर देंगे तो व्यापारी को कितना लाभ होगा। तो अब इसमें यदि हम 40 में कितना छूट दें, 15% का छूट दें, यानी 0.6 का छूट दे दें, तो अब जो हमारा एसपी होगा या एसपी से जो सीपी का रेशियो होगा अब वह क्या होगा, ये देखने वाली बात है ना। अब जो हमारा रेशियो होगा तो इसका हम क्या कर दें, 4 पे कितना छूट दिया जा रहा है आपका 15%, यानी 85 कर देना है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो कि 4 का है तो 4 का 15%, तो आप कितना कहोगे, 5 होगा 60 यानी 0.6, तो 0.6 छोड़ दोगे तो कितने का हो जाएगा, 3.4 का, और सीपी कितने का आपका 3 का। अब आप चेक कर लो कितना प्रॉफिट हो रहा है, सो केवल और केवल 0.4 का। तो अब जो लाभ होगा 0.4 कितने पे, 3 पे, तो 100 पे क्या होगा, तो 40/3, यानी कि 13.1/3 यानी 13.33। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 2/5 चाल से दफ्तर जाता है तो दफ्तर 45 मिनट देर से पहुंचता है, तो नए चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि आप दोनों में अंतर देख रहे हैं 3 का है, तो यही 3 जो अंतर है वो 45 के बराबर है। तो हमें अगर पूछा जाए कि नया चाल यानी कि वो कौन सा वाला है, कम वाला, तो गुना करेंगे आप 5 से, और यदि ओरिजिनल पूछता तो 2 से। चलिए, तो कौन सा टाइम मिला आपको, ये नया समय। तो 3 से 15, 15×5 75 मिनट। तो कितना कहेंगे हम लोग कि अगर नए चाल से दफ्तर जाएगा तो उसको 75 मिनट लगेगा, है ना, और पहले जाता तो 30 मिनट लगता। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरा हुआ है। एक बेलन जो है आपका वो जल से अंशतः भरा हुआ है। अंशतः ऐसे बड़ा हुआ है आपका, उसमें इसकी त्रिज्या कितनी है, तो कहा गया 6 सेंटीमीटर। कहता है कि इसमें एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला को पूर्णतः डुबा दिया जाता है। तो मान लीजिए कि एक लेवल था पानी का, ये पहले पानी का एक स्तर था, इस स्तर पे पहले पानी था मान लिया। तो जब आपने उसमें गोला को डुबा दिया तो गोला पूरी तरह से डूबा। गोला जैसे ही डूबेगा इसमें, इस तरह गोला डूबेगा तो पानी की स्तर जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पूर्णतः डुबा दिया गया, तो जितना गोला डूबेगा तो पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा,
नया स्तर मान लीजिए ये, और ये पुराना स्तर। तो सवाल यही पूछ रहा है कि ये जो हाइट में जो इंक्रीमेंट है वो क्या होगा। जब आपने गोला डुबा दिया तो पानी कितना ऊपर आ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि जितना बड़ा गोला आप डालोगे उसका जो आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन को वो ऊपर की तरफ विस्थापित करेगा। तो हमें दोनों को बराबर करना है। जरा देखिए तो विस्थापित पानी का आयतन जो बेलन में है वो क्या होगा। तो बेलन में है तो उसका आयतन होगा पाई, जो बेलन का त्रिज्या है, जो बेलन का त्रिज्या है 6 का स्क्वायर, और इंटू उसके हाइट में क्या वृद्धि हुआ वो, और वो जो गोला आपने डुबाया है उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, उसका त्रिज्या तो 3 है। बस यही आपकी कहानी है, बाकी सब तो अपनी जुबानी है। तुम ठीक 4 से 9 बार में, तो 9 3 27, 27 1, तो आप क्या कहोगे कितना ऊपर उठेगा, ओनली और ओनली 1 सेंटीमीटर। किसको कंपेयर किया आपने, बेलन में विस्थापित पानी का आयतन बराबर उस छोटे गोले का आयतन। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी, यानी कि जो एफिशिएंसी है किसकी, ए की और बी और सी की, वो दोनों बराबर है। ये पहला बताया गया है। अब कहता है कि ए और बी इस कार्य को अगर साथ करें तो 10 दिनों में करते हैं, और सी को मौका दिया जाए तो अकेला उसे 50 दिन में करता है। तो अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो 50, इसका क्षमता 5 और इसका 1, और आपके पास पता है कि जितना ए करता है बी और सी मिलके उतना ही करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कुल काम जो हो रहा है, अगर तीनों का मिला के क्षमता देखा जाए वो 5 1 6 हो जा रहा है। तो ऐसे में 6 में जितना ए करता है बी और सी तो उतना ही करता है, ये तो ये बता रहा है। दोनों 1:1 का है, यानी अगर 6 है तो दोनों 1 1, मतलब अगर ए 3 काम करेगा तो बी और सी मिलके भी 3 काम करेगा। और सी कितना करता है 1, तो इसमें सी कितना करेगा 1 और बी करेगा 2। यानी आपके सामने क्या हो गया कि आपको ए का भी मिल गया, आपको बी का भी मिल गया और आपको सी का भी मिल गया। अब सवाल कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी को अकेला उस काम को करने में समय लगेगा 50/2, यानी ओनली 25 दिन। बस ये सवाल देखा जाए, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, जहां आपका ए कौन है, ए स्क्वायर है और एक बी स्क्वायर, और उधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है हमारा, बस आपके सामने है सब कुछ। अब ये क्या आएगा 2 ए क्यूब बी क्यूब, आपके सामने ही है। ये बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 में ए बी और बराबर 2/3। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ए स्क्वायर बाई ए बी का मतलब ए बाई बी होगा, और बी स्क्वायर बाई ए बी का मतलब बी बाई ए होगा, और वो आ जाएगा 2/3। चलिए बेहतरीन है। एक दुकानदार अपने माल का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पे कुछ छूट देता है, और फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है।
तो बट्टे की दर ज्ञात करें। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 150 अगर उसने अंकित किया है तो उसका सीपी 100 का है, 100 क्या है उसका सीपी है, तो अंकित करता है 150। और जब वो बेचता है तो वो 20% लाभ यानी 120 पे वो बेचता है। तो प्रश्न कह रहा है कि बट्टे की दर क्या है, तो बट्टा कहां होता है एमपी माइनस एसपी। तो क्या दिख रहा है आपको 30 रुपया छोड़ रहा है, कहां पे 150 पे, तो 100 पे क्या छोड़ेगा, तो यही होगा उसका छूट या फिर उसका बट्टा का दर। 30 25 150 20%, तो बट्टे की दर क्या होगी उसकी 20%। अब इसने पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप देखो यहां पे 6 है, यहां कुछ नहीं है, मतलब 2 है 3 है 4 है, तो उनका एलसीएम आ रहा है 12, 6 2 3 और 4, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 12। तो 12 करने के लिए इसको 6 दूना 12 करना होगा, तो अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे और बाहर 1/12। इसका 2 छक्के 12 करना होगा, तो 2 का पावर 6 करेंगे, बाहर 1/12। इसका 3 चौके करना होगा, तो 4 का पावर 4 करेंगे, 1/12। इसका 5 4 3 12 यानी 5 का पावर 3 करना होगा और ऊपर 1/12। अब आप देखो जी सबसे बड़ा कौन है अंदर, तो ये केवल 9 है, ये आपका 64 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, ये मतलब कौन, थर्ड रूट ऑफ 4। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पे 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। आपको अमाउंट से मूलधन का अनुपात दिया है 41/40, तो आप देखो तो ब्याज से मूलधन का क्या अनुपात होगा। आप बोलेगे सर 1/40, तो आप देख पा रहे हो ध्यान से कि 1/4 वर्ष में आपका जो साधारण ब्याज हो रहा है वो 1 रुपये का होगा, तो 1 वर्ष में कितना होगा, समय 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 रुपये का ब्याज 40 पे होता है, तो रेट क्या होगा 1 साल में। आपको वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, इसीलिए हमने 1 साल का ब्याज देखा, तो कितना परसेंट आ रहा है आपका, ये 10%। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 4 8 6 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो क्या करना चाहिए इसमें, हमें पहले एलसीएम निकाल देना चाहिए किसका, 4 8 6 और 12 का, और उसमें हमें फिर 3 जोड़ देना चाहिए। ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट संख्या यानी रिक्वायर्ड नंबर। तो इसका एलसीएम कैसे निकालें, देखिए तो 4 नहीं 8 तो आएगा ही, और एक 3 आएगा ही, और प्लस 3, तो 24 3 27। किसी संख्या को 14 से भाग देने पे भागफल 24 और शेषफल अगर 13 प्राप्त हो तो अभिष्ट संख्या क्या होगी। तो अभिष्ट संख्या जो यहां है वही भाज्य है आपका, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाजक आपका कहा गया है 14 से भाग देने पे भागफल 24 और शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो 14 चौके 56 का 6 और 14 दूना 28 और 5 और प्लस 13, तो 3 4 और 9, तो 3 4 9 ही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन हम लोगों का,
और नहीं है कोई इसके बाद तो रीजनिंग आ गया आपका। तो यहां तक आशा करते हैं सब लोग समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें और वीडियो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।